हाँ तो भाई सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस केमिस्ट्री जो है वो किससे पाला पड़ता है, सरफेस केमिस्ट्री मतलब किस चीज से पाला पड़ता है, उस फिनोमेना से पाला पड़ता है जो कि सरफेस या इंटरफेस पे हो रहा है। देखो लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, आप एक बार इस पे दिमाग जरूर लगाना। लिक्विड सॉल्यूशन में हमने बल्क सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, हमने क्या देखी, बल्क सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, लिक्विड फेज की प्रॉपर्टीज देखी। सॉलिड स्टेट में हमने सॉलिड फेज के अंदर की प्रॉपर्टीज देखी, सरफेस के बारे में हमने कहीं पे भी बात नहीं की, ना गैसियस स्टेट में जो कि हमने 11th में पढ़ा था, और ना ही लिक्विड स्टेट और ना ही सॉलिड स्टेट। अभी तक हम सरफेस पे क्या हो रहा है इसको टच कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस बल्क का हिस्सा नहीं है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बल्क की प्रॉपर्टीज से थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है, बात समझ में आई। थोड़ा बहुत जो सरफेस के बारे में आपको फिजिक्स में जब आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में, वहां से थोड़ा आइडिया होगा कि सरफेस टेंशन नाम की क्या चीज होती है और जो सरफेस है वो कितना पावरफुल होता है। सेम काम हमारे इधर भी होता है, ठीक है। तो एक पूरी एक अलग ब्रांच ही हम बना लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री नाम की, जहां पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि भैया सरफेस पे क्या हो रहा है, जो कि अभी तक हम अवॉइड करते हुए आए हैं, ठीक है। तो जो इंटरफेस या फिर सरफेस जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई रिप्रेजेंट करना भी तो इंपॉर्टेंट है, बार बार थोड़ी ना ऐसे बोलते रहेंगे। हम बल्क फेस से उसका हाइफन लगा के या स्लैश लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो इंटरफेस अगर हम देखें सॉलिड और गैस के बीच का, तो हम उसको सॉलिड गैस या सॉलिड डैश गैस, मतलब सॉलिड एक तो या तो आप डैश लगा लो, हाइफन लगा लो, या आप स्लैश लगा लो, दोनों तरह से हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं ऐसा बता सकते हैं, ऐसा लोगों को बता सकते हैं। देखो यहां पे जो भी बात हो रही है वो इंटरफेस की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो कंप्लीट मिसिबिलिटी क्योंकि होती है, कोई इंटरफेस गैस में नहीं बनता। अगर दो गैसेस हैं तो उनके बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता। जैसे मैं आपको इसका एक बहुत आसान सा एग्जांपल बताता हूं, एटमॉस्फेयर है, क्या एटमॉस्फेयर में आपको कोई इंटरफेस दिखता है क्या? एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है, पर क्या कभी आपको वहां पे कोई इंटरफेस दिखा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो कंप्लीटली मिसिबल है, एकदम मिसिबल है वो एक दूसरे के अंदर। पर अब ये आप एक काम करो, दो ब्लॉक आसपास रख दो, ठीक है, दो ब्लॉक्स अगर आप आसपास रख दोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, जहां पे वो दोनों ब्लॉक एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरफेस बन जाएगा। सिमिलरली मेरा ये हाथ है, अब इसकी एक डिफाइंड बाउंड्री है ये वाली, ठीक है, और यहां पे हवा भी है इस रूम में, है ना। इस रूम में अगर अब हवा भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हवा जो है वो इस सरफेस पे आके भिड़ रही होगी। हवा में तो हमेशा पार्टिकल चलते ही रहते हैं, तो मतलब यहां पे एक सॉलिड गैस जो है क्या बन गया, इंटरफेस बन गया। अब मान लो मैं स्विमिंग पूल में चला गया स्विमिंग करने के लिए, वहां पे मेरी बॉडी जो है वो लिक्विड को टच कर रही होगी, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो गैसेस के अलावा जब सॉलिड लिक्विड का टच कर रहे होंगे तब इंटरफेस बन सकता है, लिक्विड लिक्विड में बन सकता है, इमिसिबल लिक्विड होंगे तो सॉलिड गैस में बन सकता है, पर जब दो गैसेस हैं तो इंटरफेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो बल्क फेस होता है जो हम सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, जैसे मतलब हम सॉलिड गैस इंटरफेस की बात कर रहे हैं और हम सॉलिड को बल्क मान रहे हैं, तो प्योर कंपाउंड हो सकता है या तो, या सोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग वेराइटीज के साथ हम डील करेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। क्या होता है भैया एड्सॉर्प्शन? वो टेंडेंसी, अक्यूमुलेशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज की ऐसी टेंडेंसी, कैसी टेंडेंसी, अक्यूमुलेट करने की सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस को, बल्क पे नहीं सरफेस पे अक्यूमुलेट करने की जो टेंडेंसी है एक सॉलिड की या लिक्विड की, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। गैस को तो हमने रूल आउट कर ही दिया, ठीक है, बचा क्या, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड या फिर लिक्विड की ऐसी टेंडेंसी कि वो अपने सरफेस पे लोगों को पकड़ के वहीं बिठा ले, धर ले, वो कहलाती है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अक्यूमुलेशन हो रहा है सरफेस पे, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक बार आप अपनी इमेजिनेशन इसमें क्लियर कर लो, ये हमारा सरफेस रहा, दिख रहा है, यहां पे जो है अक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड गैस ही हम ले लेते हैं, तो ऊपर गैस के पार्टिकल है, यहां पे सॉलिड है, अब वो गैस के पार्टिकल जाके चिपक गए आपके सॉलिड के जो सरफेस है उससे, ये कहलाता है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है। तो कैसा दिखता है ये दिखता है अपना ऐसा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है या सब्सटेंस है जो कंसंट्रेट हो रहा है या अक्यूमुलेट, भाई हम किसको क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट है। जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, और जो एडसॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोलेंगे। देखो एब्सॉर्ब और एडसॉर्ब, ब और ड, ब ड, ड हुआ
तो सरफेस की बात हो रही है। सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है, बल्क में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जब कोई चीज बल्क में जा रही होगी तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, और कोई चीज सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही होगी तो उसको बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। और जो अक्यूमुलेट कर रहा है वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेंट। और जो अक्यूमुलेट हो रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एड्सॉर्बेट। ठीक है, क्या कहलाया वो? एड्सॉर्बेट। तो अक्यूमुलेट होने वाला कौन कहलाया? एड्सॉर्बेट। अक्यूमुलेट करने वाला कौन कहलाया? एड्सॉर्बेंट। तो आगे हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं क्या, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ये जो आपको यहां पे ग्रे ग्रे दिख रहा है, ग्रे व्हाइट जो दिख रहा है, वो तो आपका है एड्सॉर्बेंट। क्यों? क्योंकि वो अपने सरफेस पे एड्सॉर्बेट को अक्यूमुलेट कर रहा है। तो जो आपको यहां पे येलो ब्लू दिख रहे हैं, ये तो कौन हो गए? ये आपके हो गए एड्सॉर्बेट। और जो ये बल्क दिख रहा है व्हाइट ग्रे वाला, वो हो गया एड्सॉर्बेंट। तो यहां पे आपको डायग्राम में क्लियर हुआ, एड्सॉर्बेट जो कि अक्यूमुलेट हो रहे हैं और एड्सॉर्बेंट जो अपने सरफेस पे अक्यूमुलेट करवा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? अब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिस्टिंक्शन होता है, एक बार के लिए क्लियर करेंगे, फिर आगे मत सोचते रहना, अभी बता देता हूं। एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट सिर्फ सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है एड्सॉर्बेट की, मतलब जब एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है तो सिर्फ सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, पर जब एब्सॉर्प्शन हो रहा होता है तो पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अगर सरफेस पे बढ़ी तो एड्सॉर्प्शन, और पूरे बल्क में बढ़ी तो एब्सॉर्प्शन। अब एक डायग्राम देख के आपको हाथों हाथ बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्या है भैया? एड्सॉर्प्शन है। ये क्या है? ये एब्सॉर्प्शन है, बल्क में ही हुआ। और अगर दोनों साथ में हो रहे हैं तो कहलाता है सॉर्प्शन। क्या कहलाता है? सॉर्प्शन। आगे का ए और उसके अगला लेटर डी या बी, उसको हमने गायब कर दिया, क्या बचा? जॉर्प्शन बचा। ठीक है, समझ में आई बात? पिक्चर क्लियर हुई, क्लिस्टर क्लियर हुई एकदम कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है, भैया क्या होता है? ये हमने समझ लिया, किसको क्या बोलते हैं ये भी हमने समझ लिया, पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है। सरफेस के पास ऐसा क्या है कि वो, मतलब अगर हम सॉलिड गैस की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो गैस है इतनी बढ़िया एनर्जी से घूम रही है, इधर से उधर रैंडमली घूम रही है, उसको पकड़ रहा है, वो क्या है ऐसा सरफेस के पास? तो जो हमारा फोकस है वो इसी पे है कि यार ये एड्सॉर्प्शन हो क्यों रहा है। ठीक है ना? तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं एड्सॉर्प्शन के, जैसे कि सरफेस ऑफ सॉलिड पे, जहां पे कि मतलब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे सॉलिड के सरफेस की टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की और रिटेन करने की उस फेज के मॉलिक्यूल्स को जिसके साथ वो कांटेक्ट में। भाई इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं कि भैया करता क्यों है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अच्छा सॉलिड जो है वो करता तो है, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे। एक बार फिर से आपको बताता हूं, जैसे चारकोल जो है वो गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता था। अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ी है, जब हम इडियोमेट्री में पढ़ रहे थे तो अलग अलग गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए हमने अलग अलग जो है रिएजेंट्स लेके रखे थे। जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन को करना है तो उसके लिए अलग रिएजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड को एड्सॉर्ब करना है तो उसके लिए अलग रिएजेंट था। तो वो जो सारे रिएजेंट थे उनमें से ज्यादातर एड्सॉर्प्शन करते हैं, और ऑलरेडी आप अभी तक देख ही चुके हो कि एड्सॉर्प्शन आपको कहां कहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब सॉलिड जो है, या फिर अगर हम सिर्फ सॉलिड की अगर अभी बात करें तो जो सॉलिड है वो एड्सॉर्प्शन करेगा जिसके साथ भी वो मतलब जो भी फेज उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है उसका। अच्छा ठीक है, तो सॉलिड जैसे कि अगर फाइनली डिवाइडेड स्टेट में बात करें तो उनका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो जैसे हम देख रहे थे चारकोल हुआ, सिलिका जेल हुआ, एल्यूमिना जेल हुआ, क्ले हुआ, कोलोइड हुआ, मेटल हुआ, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ये अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह से काम करता है। इसका एक नमूना तो आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में देख चुके हो, जब आप हाइड्रोकार्बन में एल्केन का प्रिपरेशन देख रहे थे वहां पे आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वहां पे सरफेस पे हाइड्रोजन का और एल्कीन का एड्सॉर्प्शन हो गया था। ठीक है, तो ये सेम ही प्रोसेस है। अब वही वाला क्वेश्चन पे दोबारा आता है, भाई चारकोल, सिलिका जेल, क्ले ये हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि एड्सॉर्प्शन में हो क्या रहा है, भैया क्या एक्शन चल रहा है ऐसा सरफेस पे कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो देखना चाहोगे, देखो अगर कोई गैस जैसे कि O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2 वगैरह वगैरह आपने ली है क्लोज वेसल में, और आपने उस क्लोज वेसल में चारकोल को, पाउडर्ड चारकोल को डाल रखा है, तो आप ऐसे देखोगे कि अगर हमने प्रेशर नापने के लिए कोई डिवाइस वहां पे लगा रखा है तो ओवर टाइम प्रेशर कम होना शुरू कर देगा। अब ये कोई सी जादूगरी वाली बात हो गई, हमने तो भैया गैस डाल दी,
वहां पे हमको पता है ऐसा कुछ है नहीं यार जो उस गैस की जो है हमारी वो कम कर देगा प्रेशर को। हमने अभी हमारा प्रेशर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा रखा है। एक काम करते हैं भाई, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें अभी कोई चारकोल नहीं है, सिंपली आप गैस भर के छोड़ दो, छोड़ दी, प्रेशर का डिवाइस लगा लो, चले जाओ, अगले दिन आना, प्रेशर जितना था उतना ही है, प्रोवाइडेड कि आपने कंटेनर ढंग से बनाया था और उसमें कोई छेद नहीं है। हाँ, फिर कोई गारंटी नहीं है। पर अब आप एक काम करो, दूसरा कंटेनर लाओ, ले आए, अब एक काम करो उसमें चारकोल भर दो, भर दिया, अब उसमें जो है आप एक काम करो O2 गैस भरो, प्रेशर नाप लो, इनिशियली रीडिंग ले लो, नोट कर लो। अब एक काम करो, कल आओगे तो बहुत सरप्राइजिंगली जो है प्रेशर कम हो गया होगा। प्रेशर कम होएगा कैसे? O2 को आपने बाहर तो जाने दिया नहीं, मतलब O2 को किसी ने पकड़ लिया, क्योंकि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपने वॉल्यूम तो यहां पे कांस्टेंट कर रखी है। ओहो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कम होंगे? जब चारकोल ने उनको पकड़ लिया होगा, मतलब ये एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये जो चारकोल है ये ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं सरफेस ऑफ द चारकोल पे, मतलब गैसेस एड्सॉर्ब हो गई हैं सरफेस पे, ऐसा कुछ सीन हो गया है। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एड्सॉर्प्शन दिख रहा है ना। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, पर एब्सॉर्प्शन जो है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब कहां मिलेगा? जब एड्सॉर्प्शन को समझेंगे। ठीक है, पर ये एड्सॉर्प्शन का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। इसको अंदर उतार लो कि एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। सवाल है क्यों होगा। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे। एब्सॉर्प्शन में और एड्सॉर्प्शन में हमने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर एब्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेट का कम होगा। इसका मतलब जो हमारा एड्सॉर्बेट या एब्सॉर्बेंट है, एब्सॉर्बेट को तो आप छोड़ो, एड्सॉर्बेट को अब आप पकड़ो, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, मतलब सरफेस उसको पकड़ रहा है। मतलब सरफेस किसी को पकड़ेगा कब? कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा कब? सोचो जरा, कैसे होता है ये होता है जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। मतलब इसमें सरफेस के पास कुछ ऐसा जादू है कि वो जो गैसेस आसपास घूम रही हैं, उस पे जो आपका सरफेस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। एड्सॉर्बेंट के अंदर बल्क की अगर हम बात करें तो जो हर पार्टिकल पे फोर्स लगता है वो हर डायरेक्शन में म्यूचुअली बैलेंस हो जाता है, नेट फोर्स उस पे 0 हो जाता है। पर सरफेस की कहानी तो आपको पता ही है। कैसे पता है आपको? जब हम इवेपोरेशन देख रहे थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या हुआ कि कुछ ना कुछ नेट फोर्स बाकी रह जाता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो फोर्स लगता है पर ऊपर से फोर्स नहीं लगता सरफेस वालों पे। अगर प्रोवाइडेड कि ऊपर सरफेस है तो देखना चाहोगे, मतलब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स बच गया। क्या बच गया? रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन मैकेनिज्म का। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है भाई, हमने ये एक सॉलिड का एक पूरा बल्क ले रखा है। जो सबसे वाली ऊपर वाली लेयर है वो सरफेस है। अंदर वाले पार्टिकल को एक बार आप पकड़ो, ठीक है, अंदर वाले पार्टिकल पे आप फोर्सेस एनालाइज करोगे तो हर तरफ से बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। पर अब आप एक काम करो कि सरफेस वाले को पकड़ो। नीचे से तो उस पर फोर्स लग रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, वैसे खींच रहा है, पर ऊपर से तो जिंदगी उसकी खाली है, सपाट है, ऊपर उसको कोई खींचने वाला ही नहीं अपनी बिरादरी का। तो इसका तो बेचारे का ऐसा हाल हो गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब क्या करे? तो इसलिए परेशान रहता है। एनर्जी इसकी बढ़ी हुई होती है, सरफेस की जो एनर्जी होती है वो बल्क से क्या होती है? वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अब ये तो पागल हो रहा है कि भैया इतना हमसे नहीं झेला जाएगा, ये रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, कुछ तो किया जाए। तो इसके आसपास से कोई घूम रहा होगा, फट से अपना हाथ ले जाएगा और उसको पकड़ लेगा कि तुम कहीं नहीं जा सकते, हमारी सरफेस एनर्जी कम करवाओ। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। सॉलिड का इंटरफेस हम किसके साथ बनाएंगे? लिक्विड के साथ बनाएंगे या गैस के साथ बनाएंगे? इमेजिन करते हैं गैस की सिचुएशन, वहां पे समझना इजियर है। अब मेरे को एक बार आप बताओ कि जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है और जो आपका गैस का मॉलिक्यूल है
उसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? अब लोग सर कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो मतलब है कैसा क्वेश्चन है, इतनी केमिस्ट्री पढ़ के बैठे हम। ऑब्वियसली गैस की एनर्जी ज्यादा होती है, वो जोर जोर से भाग रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा होगी, रैंडम मोशन होगा, ये मोशन होगा। आप मेरे को पूरी उसके पीछे की केमिस्ट्री समझा दोगे? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या आपने ताली आपके लिए। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जब ये सरफेस का मॉलिक्यूल उसको पकड़ के रख रहा है तो मतलब इसने उस गैस पार्टिकल से उसकी एनर्जी छीन ली, क्योंकि अब उतना तेज मूव कर नहीं पा रहा है। उतना तेज अगर मूव कर नहीं पा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए मैंने बोला था कि एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। सेम काम लिक्विड के लिए भी होगा। लिक्विड के इसी के लिक्विड के पार्टिकल कैसे भागेंगे? तेज भागेंगे सॉलिड के पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो लिक्विड के पार्टिकल को पकड़ा तो भी क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा, होगा होगा होगा। और इससे क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हीट फिर से रिलीज हो गई। तेज भागते हुए पार्टिकल को आपने क्या किया? पकड़ लिया, उसकी एनर्जी कम कर दी, मतलब वो एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसीलिए प्रोसेस हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्सेज हैं एड्सॉर्बेंट के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा कि हमने देखा, अट्रैक्ट करने के लिए एड्सॉर्बेंट पार्टिकल को उसके सरफेस पे घूमते हुए इधर से डोलते डालते को हवा में ही पकड़ लेंगे और अपने पास बिठा के रख लेंगे। अब इससे हुआ क्या कि अब ऊपर से भी कुछ फोर्स लगने लग गया। पहले तो नीचे से ही फोर्स लग रहा था, अब ऊपर से भी फोर्सेस लगने लग गए। तो रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स की जो अमाउंट है वो कम हुई होगी, इनकी जो सरफेस एनर्जी है वो कम हुई होगी। सरफेस एनर्जी कम हुई होगी तो ये ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा खुश होंगे तो पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे तुझे वाला सीन हो जाएगा यहां पे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के दौरान हमेशा रेसिडुअल फोर्सेस में एक डिक्रीज आता है, सरफेस एनर्जी में एक डिक्रीज आता है, जो कि हीट की तरह से अपीयर होती है। बात समझ में आई? तो ये फंडा है पूरा एड्सॉर्प्शन का, इतना इंटरेस्टिंग फंडा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी गैस एड्सॉर्ब होगी तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो हमने देखा उसकी मॉलिक्यूल की रिस्ट्रिक्ट हो गई। इससे क्या हुआ कि एंट्रोपी में डिक्रीज हुआ ऑफ द गैस आफ्टर एड्सॉर्प्शन, आई यहां पे डेल्टा एस नेगेटिव है। पहले गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहे थे, अब आपने उनको सॉलिड के साथ बैठा दिया, बांध दिया, तो अब वो क्या कर सकते हैं? ऐसे वाइब्रेशन 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 का मोशन खेल सकते हैं। ऐसे रैंडमली इधर उधर इधर 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 थोड़ी ना भाग सकते हैं, है ना? तो मतलब एंट्रोपी कम हो गई। अब ये प्रोसेस अगर होगा कितनी देर तक होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई चारकोल जैसी चीज डाल दी वो वहां पे वैक्यूम ही क्रिएट कर देगा, सबको एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा पूरी की पूरी गैस को? मान लो 10 एटीएम का प्रेशर है, थोड़ी देर बाद चारकोल आपने डाला, आए आप 2-3 दिन बाद और देखा कि वहां पे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया है। नहीं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक टाइम पे तो रुकता है। अब कोई सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में कौन सी टर्म होती है? डेल्टा एच, जो कि यहां पे नेगेटिव है, डेल्टा एस वो भी यहां पे नेगेटिव है। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो एक टाइम पे क्या होता है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो कम नेगेटिव होनी शुरू आ जाती है, क्योंकि सरफेस एनर्जी कम होती जा रही है। तो क्या होगा इससे? देखते हैं। तो क्या देखा हमने कि भैया एड्सॉर्प्शन में एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है और एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए है। ठीक है, तो मतलब यहां पे डिक्रीज होना चाहिए गिब्स एनर्जी में। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पे क्या होता है भाई? डेल्टा एच तो नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। अब अगर डेल्टा एस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब होता क्या है यहां पे कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, वो टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, वरना नहीं होगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि क्या हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, मान लो शुरुआत में एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी है, हमने जस्ट अभी चारकोल की लेयर बिछाई है, शुरू में थोड़ा बहुत एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, हमने मान लिया, पर वो क्या फॉरएवर चलता रहेगा? क्या जब तक सारी ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब नहीं हो जाते तब तक क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, हो ही नहीं सकता। सही बोल रहे हो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपको इंट्यूटिवली लग रहा है वो सही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ेगा, वो जो सरफेस पे एनर्जी थी ना, रेसिडुअल अट्रैक्टिव जो फोर्स थे, वो कम होते गए।
तो जैसे ही थोड़ी देर बाद एड्सॉर्प्शन के लिए नया कोई पार्टिकल एड्सॉर्ब होने आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी। भाई हीट रिलीज ज्यादा हो क्यों रही थी? क्योंकि सरफेस एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। फिर एकदम से सडनली एनर्जी कम हो गई जैसे ही ऊपर से एड्सॉर्ब आके बैठा, मतलब जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हुआ वो सरफेस के ऊपर जैसे ही आके बैठा, जब शुरुआत में आए होंगे तब बहुत ही एनर्जी जो है वो कम हुई होगी। ऐसी बात है जैसे हम बहुत भूखे हैं, 2-3 दिन से मान लो खाना नहीं खाया, 2-3 दिन तो ज्यादा हो गया, मान लो सुबह खाना खाया था, रात हो गई है, 10 बजे खाया था, रात को 9 बज गई है। अब आपके सामने कोई जो आपकी एकदम नॉर्मल खाना लगता है ना, वो आपको ले आए। जब आप पहले 5-10 घास खाओगे तो ऐसा लगेगा, मतलब गस्से खाओगे उसके तोड़ तोड़ के जो भी आप खा रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज तो आपने आज तक कभी खाई नहीं है, इससे अच्छा तो आपको आज तक कुछ लगा ही नहीं है। क्योंकि तब आपको भूख बहुत ज्यादा थी, चूहे ऐसे दौड़ रहे थे, कूद रहे थे पेट में कि आफत करके रखी थी। पर एक बार थोड़ा सा आपका पेट भरे, उसके बाद आप उसी चीज को खाओ तो वापस पुरानी यादें ताजा हो जाती कि यार ये चीज आपको इतनी अच्छी लगती नहीं है। सेम यहां पे हो रहा है। पहले तो बहुत बुरी हालत थी, ठीक है, सरफेस पूरा बेचारा अकेला बैठा था, खाली बैठा था, रेसिडुअल एनर्जी लेके बैठा था, थोड़े बहुत पार्टिकल आके एब्जॉर्ब हुए, रेसिडुअल एनर्जी कम हुई, तो फिर अब जो नया आ रहा है उसको इतने भाव नहीं दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाता है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाती है मैग्नीट्यूड में। बात समझ आई आपको? तो क्या हो रहा है कि इवेंचुअली ऐसे करते 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 क्या होगा, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही वो हुआ डेल्टा जी 0 हो गया, और डेल्टा जी 0 होगा इसके बाद स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस नहीं होगा, फिर या तो आप प्रेशर में चेंज करो, टेम्परेचर में चेंज करो, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसा है जहां पे कि डेल्टा एच की वैल्यू तो कम होती जा रही है, उसके कारण क्या होता है कि जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है वो उससे मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाती है, और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये पूरा हमारा एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म है। समझ में आई बात कैसे हो रहा है? ठीक है, समराइज कर ले एक बार फटाफट से, कर लेते हैं। सरफेस पे अनइक्वल फोर्सेस होने के कारण सरफेस के पार्टिकल्स पे वहां पे एक रेसिडुअल अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके कारण वो अपने ऊपर तैरते हुए, मतलब सरफेस के ऊपर तैरते हुए, भाई या तो हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे या कोई भी लिक्विड होगा, उसको पकड़ लेता है अपनी रेसिडुअल एनर्जी कम कराने के लिए। अब क्योंकि आपने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल को पकड़ लिया, कम कर दी उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो हीट की तरह से इवॉल्व होगा। इसलिए एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। पर जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, जो हीट रिलीज हुई है उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे वो टी डेल्टा एस की टर्म के बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर 0 हुआ, वैसे ही वहां पे एड्सॉर्प्शन जो है रुक जाएगा, काम खत्म। ठीक है, समझ आई बात आपको? इस स्टेट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ये। जितने सरफेस से अब जाने लगेंगे ना, अब उल्टा काम हो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा, तो जितने जाएंगे उतने ही आएंगे, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम को छेड़ने के लिए आपको रिएक्शन कंडीशंस को छेड़ना पड़ेगा, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो एड्सॉर्बेड पार्टिकल जो है वो उनके साथ आगे जो है इसके बाद क्या हो सकता है, अब मैं बताता हूं क्या हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इनफैक्ट 3 हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कुछ भी ना हो, उसके अलावा 2 और हो सकती हैं। क्या है वो 2? अगर नेचर और कंडीशन फेवर करेगा तो वो बल्क में भी तो घुस सकते हैं, हो सकता है ऐसी बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है जहां पे वो बल्क में घुस जाता है, तो एड्सॉर्प्शन जो है वो अब एब्सॉर्प्शन जैसा हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। आपने सरफेस पे किया वो अंदर घुस गया, सरफेस पे किया अंदर घुस गया, सरफेस पे किया अंदर घुस गया, तो इफेक्टिवली तो अंदर ही गया ना। तो ये एक तरीका जो बाकी के पार्टिकल्स बचे। दूसरा तरीका कि डिसॉर्प्शन होने लग जाएगा, सरफेस से वो बाहर आ जाएंगे कि भैया हो गया बस। ठीक है, समझ आई बात? तीसरा तरीका मतलब वो तो या तो कुछ ना हो, और नॉर्मली जो डिसॉर्प्शन होता है वो हमने एक्सपेरिमेंटली उसको काफी चेक किया, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और आर्हेनियस की इक्वेशन को ओबे करता है। तो जो आप k की वैल्यू निकालोगे उसके लिए रेट कांस्टेंट a इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो या तो एब्सॉर्प्शन हो जाए या डिसॉर्प्शन हो जाए, दोनों में से एक ही काम हो सकता है या फिर कुछ ना हो। ठीक है, समझ में आई बात है ना? तो ये तो बात हुई इन सारी चीजों की। अब बात यह है कि यार एब्सॉर्प्शन कितने तरीके का होता है। प्रोसेस हमने समझ लिया, पर एब्सॉर्प्शन हो कैसा रहा है? आपको ये भी तो लगा होगा इतने टाइम में कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो लगा रहा है वो कौन से टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वो वंडरवॉल्स फोर्स है कि वहां पे कोई दूसरे कोवलेंट आयनिक टाइप की बॉन्डिंग हो रही है? कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है? ये जो आपके सवाल दिमाग में आया,
यही आपको लेके जाएगा टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन के रास्ते, जहां पे हम ये समझेंगे कि एड्सॉर्प्शन कितने तरीके का हो सकता है। ठीक है, चलें आगे, चलो।